हेलो व्यूअर्स, राजनीति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के राजनीतिक सफ़र में उनके महत्वपूर्ण योगदान को जानेंगे। शेख मुजीब का नाम आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है, क्योंकि बांग्लादेश शेख मुजीब की जन्मशती मना रहा है और भारत के द्वारा 2020 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार बांग्लादेश के संस्थापक राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया। यहाँ पर हम लोग ब्रीफ में उनके राजनीति में सक्रिय योगदान के बारे में जानेंगे। 1947 में भारत के विभाजन के बाद जब मुस्लिम पॉपुलेशन के आधार पर पाकिस्तान का जन्म हुआ, तब पाकिस्तान दो भागों में बटा हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। अब अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही पश्चिमी पाकिस्तान यानी आज के पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वहाँ के लोगों का दमन और उनकी संस्कृति को नष्ट करना शुरू कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने पश्चिमी पाकिस्तान के साथ ही साथ पूर्वी पाकिस्तान की भी राजभाषा उर्दू घोषित कर दी, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में आज भी 98% लोग बांग्ला भाषा बोलते हैं। इसलिए वहाँ की जनता के द्वारा भाषा का विरोध शुरू हो गया। इस विरोध को दबाने के लिए सेना के द्वारा लाखों लोगों की हत्याएं और बलात्कार किए गए। लेकिन ऐसे कठिन समय में एक साहसी व्यक्ति लगातार बंगाली अस्मिता की रक्षा के लिए लड़ता रहा और उसका यह संघर्ष तब तक चलता रहा जब तक उसने पाकिस्तान से पृथक एक अलग राष्ट्र स्थापित नहीं कर दिया। उस नए राष्ट्र का नाम बांग्लादेश था और उस करिश्माई व्यक्ति का नाम था शेख मुजीबुर रहमान। उन्हें बांग्लादेश का संस्थापक, राष्ट्रपिता और बंगबंधु भी कहा जाता है। इस वीडियो में मैंने उनके राजनीतिक सफ़र की महत्वपूर्ण घटनाओं को कुछ पॉइंट्स में कवर किया है, जिससे उनके पॉलिटिकल कैरियर के बारे में समझने में आसानी होगी। अपने छात्र जीवन में जब ये इस्लामिया कॉलेज में स्टूडेंट थे, तभी उन्होंने 1940 में ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन को ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद 1943 में उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। मुस्लिम लीग पाकिस्तान के निर्माण के लिए उत्तरदायी थी, इसलिए ये पाकिस्तान निर्माण के पक्षधर थे। 23 जून 1949 को सोहरावर्दी, जो इनके गुरु थे, उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग का गठन किया। शेख मुजीब उर्दू भाषा के विरोध में थे, इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग को छोड़ दिया और इस नई पार्टी को ज्वाइन कर लिया। 1953 में अवामी मुस्लिम लीग के ये महासचिव बने और 1955 से लेकर 1958 तक पाकिस्तान की संविधान सभा के भी सदस्य रहे। 1963 में सोहरावर्दी की डेथ के बाद ये अवामी लीग के अध्यक्ष बने। शेख मुजीब धर्मनिरपेक्षता के समर्थक थे और इस कारण उन्होंने अपनी पार्टी से मुस्लिम शब्द का हटा दिया था, जिससे कि नॉन मुस्लिम लोग भी उससे प्रभावित हो और उसका सपोर्ट करें। 1964 में आम चुनाव होने वाले थे, जिसमें उन्होंने अपोजिशन लीडर फातिमा जिन्ना को सपोर्ट किया था। इसलिए इलेक्शन से कुछ महीने पहले ही उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद उनका विरोध पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ और मुखर हो गया, क्योंकि पाकिस्तान बनते समय जिस धर्मनिरपेक्षता, आर्थिक विकास, समान अवसर, समानता के साथ व्यवहार आदि के जो वादे पूर्वी पाकिस्तान के साथ किए गए थे, वे सभी झूठे साबित हुए। यहाँ तक कि पूर्वी पाकिस्तान लगातार उपेक्षित हो रहा था और उसका विरोध करने पर वहाँ पर सेना के द्वारा हत्याएं, बलात्कार, लूटपाट, डाकजनी आदि किए जाते थे। पाकिस्तान ने कभी भी पूर्वी पाकिस्तान को अपने देश का हिस्सा नहीं माना, बल्कि उसे एक उपनिवेश माना और वहाँ के लोगों का और वहाँ के संसाधनों का जमकर शोषण किया। जैसा कि आज सिंध बलूचिस्तान के लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है, ठीक वैसे ही उस समय पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ व्यवहार हो रहा था। इन्हीं सभी कारणों की वजह से उन्होंने 6 पॉइंट प्लान पेश किया, जिसमें शेख मुजीब ने अधिक से अधिक ऑटोनॉमी की मांग की। 1969 में शेख मुजीबुर रहमान पर सेडिशन के चार्जेस लगे और उसमें कहा गया कि उन्होंने अगरतला में भारत के साथ मिलकर एक अलग देश की मांग की और देश को तोड़ने की कोशिश करने के आरोप में उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन जनता के भयंकर रोष और दबाव के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया और जेल से रिहा होने के बाद ही जनता के द्वारा उनका अभूतपूर्व स्वागत किया गया और तभी उन्हें बंगबंधु का टाइटल दिया गया। 5 दिसंबर 1969 को शेख मुजीब ने सोहरावर्दी की डेथ एनिवर्सरी पर यह डिक्लेयर किया कि अब पूर्वी पाकिस्तान एक अलग देश होगा और उसका नाम होगा बांग्लादेश।
अब कोई ऑटोनॉमी की बात नहीं होगी, अब एक अलग देश की बात होगी। दिसंबर 1970 में होने वाले पहले आम चुनावों के परिणाम ने पाकिस्तान का विघटन तय कर दिया, जिसमें अवामी लीग को सबसे अधिक सीटें मिली। न केवल पूर्वी पाकिस्तान में बल्कि पश्चिमी पाकिस्तान में भी उनकी अवामी लीग को सबसे अधिक सीटें मिली। 300 सीटों वाली नेशनल असेंबली में 160 सीटें मुजीब की अवामी लीग को और भुट्टो की पीपीपी को 81 सीटें मिली। यही नहीं, इस स्टेट इलेक्शन में पूर्वी पाकिस्तान में 310 सीटें थीं, जिसमें अवामी लीग को 298 सीटें मिली। इस तरह से सेंटर में गवर्नमेंट अवामी लीग की बननी चाहिए थी और प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान को होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मार्च 1971 में शेख मुजीब को अरेस्ट कर लिया गया। तब जनता के आक्रोश को दबाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को सेना ने मारना, हत्याएं करना, रेप करना आदि शुरू कर दिया। तब सेना के अत्याचारों से बचने के लिए शरणार्थी बहुत बड़ी संख्या में भारत आने लगे और असम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल एरियाज़ में बसने लगे। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह घोषणा की कि पूर्वी पाकिस्तान की लड़ाई में भारत भी साथ देगा और वहाँ के नागरिकों के द्वारा बनाई गई मुक्ति वाहिनी सेना को मदद दी जाने लगी। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान और भारत का युद्ध प्रारंभ हो गया, जो 16 दिसंबर 1971 को समाप्त हो गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हरा दिया और विश्व पटल पर एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ और शेख मुजीब बांग्लादेश के राष्ट्रपति और बाद में प्रधानमंत्री बने। अब यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि वो क्या कारण थे जिनकी वजह से बंगबंधु और राष्ट्रपिता की उपाधि वाले व्यक्ति को अपने ही देश में अपनी ही सेना ने उनके घर पर उनकी हत्या कर दी। 16 दिसंबर 1971 के बाद जब बांग्लादेश का जन्म हुआ और शेख मुजीब अपने देश लौटे तो देश की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। उसने एक युद्ध का सामना किया था, इसलिए हर तरफ गरीबी थी। ऐसी स्थिति में शेख मुजीब ने बांग्लादेश के पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जो नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म थे। इन्हीं कलेक्टिव रूप में मुजीबवाद या मुजीबिज्म कहा जाता है। इन चारों आदर्शों को अपनाकर वे अपने राष्ट्र का पुनर्निर्माण व विकास करना चाहते थे, लेकिन वहाँ के कट्टरपंथियों के द्वारा धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत का विरोध किया गया। वो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ हो गए। उनकी सरकार में जो उनके सहयोगी थे वे भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त हो गए। जो सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाता या सरकार की नीतियों से असहमत होता तो उसे मार दिया जाता था। भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, भाई भतीजावाद को आश्रय मिलने लगा, जिससे जनता में असंतोष के साथ साथ सेना में भी असंतोष बढ़ने लगा। उसी दौरान मार्च 1974 में बांग्लादेश में भयंकर अकाल पड़ा और जिसमें करीब 7 लाख से अधिक लोगों की जान गई थी। इस अकाल की समस्या को शेख मुजीब की पार्टी, उनकी गवर्नमेंट ठीक से हैंडल नहीं कर पाई और इसके विकराल होने के कुछ कारण थे, जिनमें तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या, सरकारी अनाज के स्टॉक में अव्यवस्था, फूड ग्रेन का सही वितरण नहीं हो पाया, उसकी ब्लैक मार्केटिंग बढ़ गई और लोगों में सरकार के प्रति रोष पैदा हो गया। इस रोष को दबाने के लिए तथा बांग्लादेश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए, बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, कृषि उपज को बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए तथा भ्रष्टाचार को हटाने के लिए सेकेंड रेवोल्यूशन आवश्यक हो गई। इसलिए दिसंबर 1974 से लेकर अगस्त 1975 तक देश में स्टेट इमरजेंसी लगा दी गई। शेख मुजीब ने पूरी सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। ये एक बहुत बड़ा रीज़न था जिससे ये क्लियर हो रहा था कि शेख मुजीब फुल पावर में देश को अपने साथ में ले रहे हैं और उनकी पार्टी का कोई भी अब विरोध नहीं कर सकता। दूसरा रीज़न था बक्साल यानी कि इसका फुल फॉर्म है बांग्लादेश कृषक श्रमिक अवामी लीग। शेख मुजीबुर रहमान ने 24 फरवरी 1975 को बक्साल के नाम से एक नई पार्टी बना ली और उसमें अपनी अवामी लीग को मर्ज कर लिया।
उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें बक्साल में शामिल होना ही है, और जो इसको ज्वाइन नहीं करेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा और उसके सारे अधिकार भी खत्म कर दिए जाएंगे। इस तरह से देश में केवल एक ही राजनीतिक दल था, वो था बक्साल। सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉई, प्रोफेशनल्स, ट्रेड यूनियन लीडर्स को इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए प्रेशर डाला जाने लगा उनके ऊपर, और अन्य सभी राजनीतिक संगठन बैन हो गए। तो बक्साल एक डिसीजन मेकिंग काउंसिल थी जिसे सेकेंड रेवोल्यूशन के लक्ष्यों को अचीव करना था। इसका मोटिव खराब नहीं था, लेकिन जनता इसको समझ नहीं पाई। यहाँ पर यह बताना भी आवश्यक है कि ये सभी कदम बांग्लादेश के विकास के लिए उठाए गए थे, लेकिन इन कड़े डिसीजंस के कारण जनता इनके खिलाफ हो गई। बांग्लादेश की आर्मी को भी लगने लगा कि शेख मुजीब अपने लक्ष्य से भटकने लगे हैं। आर्मी ने उनके ही कैबिनेट के लोगों के साथ मिलकर उनकी हत्या की योजना बना ली। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश की सेना के कुछ जूनियर अधिकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर टैंक से हमला कर दिया, और इस हमले में शेख मुजीबुर रहमान, उनका परिवार, स्टाफ सहित 20 लोगों की हत्या कर दी गई। उनकी 2 बेटियां शेख हसीना और शेख रेहाना, जो जर्मनी में थी उस समय, उनकी जान बच गई, और पिता की खोई हुई विरासत को वापस लेने के लिए शेख हसीना ने लंबी राजनीतिक लड़ाई लड़ी, और 1996 में पहली बार वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री चुनी गई, जो 2009 से लगातार देश की प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि शेख मुजीबुर रहमान के राजनीतिक संघर्ष में अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उनका राजनीतिक संघर्ष बंगाली अस्मिता की लड़ाई से शुरू हुआ, और ये अलग राष्ट्र बनने तक बांग्लादेश की स्थापना और उसके विकास में महत्वपूर्ण सक्रिय योगदान के लिए उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा, और जो हमेशा आगे आने वाली पीढ़ियों को वो प्रेरणा देते रहेंगे। तो इस तरह से शेख मुजीबुर रहमान के राजनीतिक विचारों को हमने समझा, उनके योगदान को जाना। इसके बाद बहुत जल्दी किसी और करंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।